आज हम करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर। इससे पहले हमने एसएसटी का मॉडल पेपर किया था। जो मॉडल पेपर है उसको हम 3 भागों में कर रहे हैं। पहले भाग में हम 1 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे भाग में हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 2 से 3 अंक के आते हैं, और तीसरे भाग में हम विस्तृत क्वेश्चन देखेंगे जो 4 से 6 अंक के आते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा मॉडल पेपर हल करना सरल नहीं है, पूरा मॉडल पेपर हल करने में 3 घंटे लगते हैं। तो हम अभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम साइंस का मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है दूध है। प्रश्न है दूध है। दूध क्या हो सकता है? नीचे ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से दूध क्या है? द्रव है। दूध क्या है? द्रव है। प्रश्न 2 है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के कण जो हैं स्वतंत्र होते हैं। अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो यह इधर उधर भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, या जिस बर्तन में डाले जाते हैं उस बर्तन को पूरा भर देते हैं। प्रश्न 3 है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि क्यों तैरता रहता है? बर्फ जल से हल्का होता है। तो जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, जिस कारण बर्फ़ जो है जल के ऊपर तैरता है। प्रश्न 4 है कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आराम देता है? तो कौन सा कपड़ा देता है? सूती कपड़ा देता है। सूती कपड़ा क्यों देता है? क्योंकि सूती कपड़ा जो है वो मोटे रेशों से बनाया जाता है, जिसके बीच से जो है वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण सरलता से हो जाता है। अब प्रश्न 6 है प्रोटॉन कण है। तो प्रोटॉन किस चीज़ का कण है? ये कैसा कण है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। हम जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु संरचना में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 कण होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन जो है वह धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जो इसके कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन वो सभी के सभी ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन की बात हुई है, तो प्रोटॉन क्या है? एक धनावेशित कण है। प्रश्न 7 है परमाणु भार बराबर होता है। तो परमाणु भार किसके बराबर होता है? N+P। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। N+P का मतलब है जब हम परमाणु भार की बात करते हैं, जो परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन दोनों के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो न्यूट्रॉन N+P इसका उत्तर होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में अभी हमने बात की प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं। इनमें कौन अक्रिय गैस है? जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती वह है नियोन। नियोन एक ऐसी गैस है जो क्रियाशील नहीं होती, अक्रिय गैस होती है। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? जो कैनाल किरणें हैं वो सभी के सभी प्रोटॉन का किरण पुंज है। कहीं का है? प्रोटॉन का किरण पुंज है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 11 है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक होते हैं समान परमाणु संख्या। क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 281। क्या होगा? 281। चूँकि इसकी परमाणु संख्या 11 होती है और पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे के लिए 1 बचेगा। इस प्रकार जब हम जोड़ते हैं तो यह 11 हो जाती है। इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? n का वर्ग, यानी कि 2n का वर्ग। इसका सूत्र होता है 2n का वर्ग। किसी भी परमाणु के कक्षों में कितनी संख्या होती है उसको निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, 2n का वर्ग। n जहाँ क्या है? कक्ष संख्या है। क्या है ये एक कक्ष संख्या है। कक्ष संख्या तो कर लेंगे। आगे प्रश्न 13 है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा तो दोनों का योग होगा। अभी हमने बात की
कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 17, 18 प्लस 17 बराबर 35। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 14 है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? शून्य ही होगी, क्योंकि शून्य नहीं भी हो सकता। ऐसे क्या पूछा, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य भी हो सकती है और शून्य नहीं भी हो सकती है। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा चली गई सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल में कोई ए यहाँ है और एक यहाँ बी है। तो अगर हम इधर को घूम कर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 50 मीटर है, ये कितनी होगी? 50 मीटर। और यहाँ से जो सीधी दूरी होगी ये मान लो 30 मीटर है। तो वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 30 मीटर हुआ, जबकि उसकी दूरी कितनी हुई? 50 मीटर हुई। तो विस्थापन शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ विस्थापन शून्य नहीं है। अगर वह वस्तु पूरी घूमकर पुनः ए पर पहुँच जाएगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इसको ऐसे समझ सकते हैं। प्रश्न 15 है, ओडीमीटर मापता है। तो ओडीमीटर जो है दूरी मापता है। ये हमारी गाड़ी में आगे जो मोटरसाइकिल रहती है उस पर भी लगा रहता है, उसी को ओडीमीटर कहते हैं। यह दूरी को मापता है। 18 किमी हावर का वेग मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है। 5 मीटर प्रति सेकंड के तुल्य है। इसको करने के लिए जब हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे उसमें उसको अच्छे से समझाएंगे। इसको आप कर भी सकते हैं, सूत्र में सीधा मान रख सकते हैं। किसी विशेष जिसमें कण की चाल को कहा जाता है, चाल को उसका वेग कहते हैं। किसी विशेष जिसमें कण की चाल को उसका वेग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको उसका वेग ही कहेंगे जब हम उसको विशेष को बात कर रहे हैं। प्रश्न 18 है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है वह बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो बल की परिभाषा देता है न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर क्या है? F बराबर ma। ये न्यूटन का दूसरा नियम है और यह बल को परिभाषित करता है। F4 क्या है यहाँ? फोर्स यानी कि बल। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि तरंगों की सबसे ज़्यादा चाल ठोस में होती है और ठोस में लोहा और स्टील में ध्वनि की चाल बहुत तीव्र होती है। इसी कारण जब स्कूल की जो घंटी होती है वह लोहे की बनाई जाती है। श्रव्य ध्वनि का प्रासर होता है। तो श्रव्य ध्वनि का प्रासर मतलब वह ध्वनि जो सुनी जा सकती है वह होता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20 से 2000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वह श्रव्य ध्वनि कहलाती है। हर्ट्ज जो है ध्वनि का मात्रक होता है, जिसको HZ बोलते हैं। आवर्ती n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है? तो चाल बराबर होता है आवर्ती गुना तरंग दैर्घ्य, यानी कि v बराबर n गुना लैम्ब्डा। तो इसमें है v बराबर n गुना लैम्ब्डा, ये इसका सही उत्तर है। कार्य का SI मात्रक है। तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान क्या है? तो G का मान होगा इसमें 6.67 गुना 10 की घात 11। ध्यान से देखेंगे 10 की घात कितनी है? 11 और नैनोमीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये सार्वत्रिक
जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें जी का मान होता है। इसका उत्तर यहीं पर दिया है, देख लेंगे। अगले प्रश्न है, 4 वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी और 20 केजी हैं। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? इसमें सबसे अधिक जड़त्व होगा एस का, क्योंकि इसका वजन सबसे ज़्यादा है, उसका जड़त्व भी सबसे अधिक होगा। निम्न में से कौन सही है? तो इनमें से क्या सही है? इसमें से गति के समीकरण दिए हैं और इसमें से v² - u² बराबर 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है और ये बिल्कुल सही है। आत्महत्या का थैला कहलाता है, कई बार आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, तो ये होता है लाइसोसोम। बहुत बार एग्जाम में आता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीव बने होते हैं, तो जीव कहीं के बने होते हैं? डीएनए के खंड से। जितने भी जीव होते हैं वह सभी डीएनए के खंड से बने होते हैं। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिड जो होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न 31 है, रक्त है, तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक, यानी कि रक्त एक क्या है? उत्तक है, और उत्तक में भी क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रतौंधी कैसा रोग है? जो रतौंधी है वह विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। कैसा रोग है? विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है रतौंधी, जो कि कहाँ होता है? आँख के अंदर होता है। 33, कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुबरीन। क्या पाया जाता है कार्क कोशिकाओं में? सुबरीन। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एपिथेलियम उत्तक। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो बनाते हैं वो एपिथेलियम उत्तक जो है वो बनाते हैं। अनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो अनीमिया होती है आयरन की कमी से। अनीमिया लोहे की कमी से होती है, एक बीमारी है। इसमें जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मनुष्य भी कमज़ोर हो जाता है, रक्त कम हो जाता है। एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक रोग जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है वह है इनमें से मलेरिया। जितने भी हैं इनमें से मलेरिया जो है एक दीर्घकालिक रोग है जो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? ओजोन परत के अपक्षय से। ओजोन परत का संक्षरण हो रहा है उससे वायुमंडल में क्या बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मलेरिया का रोग वाहक है, तो मलेरिया का रोग किसका वाहक है? मच्छर का। मोस्ट सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संपदा, जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है। तो इस प्रकार ये 40 क्वेश्चन हैं। आप इन